अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हमारी एफएससी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम जो है ना वो बीएस ग्रेजुएशन लेवल पे जो है ना वो स्टडी करेंगे। तो जिन बच्चों ने बीएस किया है वो लोग भी मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं, और जो बीएससी है जिन बच्चों ने पढ़ी है वो भी मैकेनिक्स को पढ़ चुके हैं। और ये जो है ये हम कौन सी बुक को स्टडी कर रहे हैं, हेलिडे रेजनिक बुक को कर रहे हैं। लेकिन हेलिडे रेजनिक इन सिंपल वर्डिंग जो है ना उसको स्टडी करेंगे। हेलिडे रेजनिक काफी बारीक लिखी हुई है और उसको जो है ना लाइंस को पढ़ना बहुत टफ है। तो उसके ही इजी नोट्स बनाए जाते हैं। इजी नोट्स पे मुश्तमिल बुक्स मौजूद है मार्केट के अंदर। डिफरेंट जो है ना वो अदारों के अंदर डिफरेंट बुक्स पढ़ाई जाती है। तो आप जो है ना कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर के जो नंबरिंग भी है वो भी हेलिडे रेजनिक है 367। तो सबसे पहले जो है ना हमारे पास वेक्टर पार्टिकल डायनेमिक्स। तो मैं आप लोगों को इनमें से बताऊंगी कि इनमें से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि बीएस और जो बीएससी स्टूडेंट्स करते हैं उसको जब पढ़ते हैं ना तो वो थ्योरेट उसको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग स्टडी करते हैं। वहां पर एमसीक्यूज इतने ज्यादा नहीं होते। अब यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आपकी एफएससी को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी एफएससी बहुत स्ट्रांग है तो आपने मैकेनिक्स की बुक को पूरा एक दिन देना है। एक दिन से ज्यादा मैकेनिक्स को नहीं देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स, तो वेक्टर्स के बारे में जितना आप पढ़ चुके हो ना दैट इज मोर देन इनफ। सेकंड चैप्टर ऑफ एफएससी जो है वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर वेक्टर्स की कुछ एक्सटेंशन है, सिर्फ आप लोगों ने वो जहन में रखनी है, बाकी सारी चीजें वही है। इसी तरह से मैकेनिक्स के अंदर भी सारी जो है ना वो एक्सटेंशन है ज्यादातर। तो अगर आप लोगों की एफएससी बहुत अच्छे से तैयार है, आप लोगों की बेसिक्स तैयार हैं, तो आप लोगों को बीएससी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं अपने टाइम में भी जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने बीएससी को कंप्लीट 4 डेज में किया था और एमएससी को जस्ट 5 डेज दिए थे। तो इतना ही इसका है और हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमने छोड़ना कुछ भी नहीं है। हमने तैयार ऑलमोस्ट सारा करना है, लेकिन हमारी बेसिक जो है ना वो एफएससी है वो ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। बाकी जो है करेंगे, लेकिन उसमें इतना ज्यादा जो है ना हमने खपना नहीं है। और वो वैसे भी करना आसान है, जो फ्रेश करके आए हैं उनके लिए तो बीएस और मास्टर्स को करना बहुत आसान है। सबसे पहले ये स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल है। ये चीजें आप लोगों ने तैयार करनी है। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, यूनिट वेक्टर चैप्टर आपने पूरा रीड आउट लाजमी करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन कैलकुलेशंस आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर अब वो आपको याद करने वाली कोई चीज, ये भी आपको पता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ है। चैप्टर को अगर आप दरमियान से पढ़ते हैं ना, जैसे वो आज एक नोट्स ग्रुप में शेयर किए हुए थे जिसमें सिर्फ चैप्टर में से की पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो बेटा जब की पॉइंट्स हम देखते हैं, जैसे कि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आई डॉट जे डॉट के डॉट के बराबर होता है 1, तो आपको ये नहीं पता कि ये पीछे इसका ओरिजिन क्या है, किस टॉपिक में से है, किस तरह से 1 है। तो जब आप लोग ये कर लेते हो ना, शुरू से स्टार्ट लेते हो तो एंड तक जाते हो, तो आपको हर चीज का पता होता है, ठीक है। तो उसके बाद है ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट भी आप लोगों ने एफएससी से भी तैयार किया होगा। इसको जस्ट रीड आउट करना है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी आप लोगों ने पढ़ी हैं, इसको भी ज्यादा टाइम आप लोगों ने नहीं देना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आगे यहाँ पर एक नई चीज आई। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह से होता है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स रिजल्ट इनटू स्केलर, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये वॉल्यूम देता है, क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें आ जाती है ना। और जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है एफएससी के अंदर है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का देता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर, जो एक शेप है इसका वॉल्यूम किससे हम लेते हैं। अब ये लाइन आप लोगों की याद करने वाली है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पेपर। अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, सेम इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये लाइन जो फोर्थ लाइन लिखी हुई है, द वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब आगे आ जाता है ट्रिपल प्रोडक्ट और इसको किस तरह से लिखा जाता है, सिर्फ आप लोगों ने ये तैयार करना है। ये सारी चीजें कैलकुलेशन में आप लोगों ने नहीं जाना, ना इधर कैलकुलेशन में जाना है, सिर्फ थोड़ा बहुत इसको रीड करना है। और जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, तो प्लीज उसको तैयार, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है तैयार, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है नेक्स्ट पेज पे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स। तो आप लोगों ने बस ये लास्ट इसका रिलेशन पता होना चाहिए कि अल्फा को कोसाइन का जो है ना वो अल्फा बीटा एंड गैमा का जो है ना स्केयर है वो किसके बराबर होता है 1 के। और ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन
किसी भी स्पेस के अंदर हम 3 एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अल्फा, बीटा एंड गामा, तो उनका जो स्क्वायर है, कोसाइन का स्क्वायर है, वो 1 के बराबर होता है। यही सिर्फ आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट, स्केलर फील्ड कौन सा होता है, जहां पर स्केलर क्वांटिटी वेरी करती है। वेक्टर फील्ड कौन सा होता है, विच चेंज, जिसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज करती है। लाइन इंटेग्रल क्या होता है, कि अगर बस पाथ पूरा है तो हम उसको छोटे छोटे पाथ में डिवाइड करने से, ये भी जस्ट रीड आउट करना है, इसकी भी ज्यादा गहराई में नहीं जाना, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया, ये पेज रिपीट हो गया है। उसके बाद जो है ना हमारे पास ग्रेडियंट फंक्शन क्या होता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा यू बगैर डॉट प्रोडक्ट के आएगा तो हम उसको ग्रेडियंट कहेंगे। ग्रेडियंट जो है ना वो स्मॉल चेंज बताता है हमें। ग्रेडियंट क्या बताता है, स्मॉल चेंज। इसकी ये आप लोगों ने स्टेटमेंट तैयार कर लेनी है, ये वाली ये स्टेटमेंट तैयार करनी है। इसका फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि, और उसके बाद यहाँ पर भी लिखे हुए फार्मूला। डाइवर्जेंस क्या होती है, अगर डेल डायरेक्ट किसी भी स्केलर, अच्छा डेल्टा जो है ना ये वेक्टर है और यू क्या है, स्केलर है, ये डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है तो ये ग्रेडियंट के बराबर होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट के साथ है तो ये डाइवर्जेंस के बराबर होगा। डाइवर्जेंस हमें क्या बताती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कर्ल हमें बताता है, नीचे चले जाते हैं। उसके बाद कर्ल की यहाँ पर ग्रेडियंट प्रूफ है, ये करने की जरूरत नहीं है। ये मैं एक दफा रेज कर दूं, ये भी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बस इतना जरूर पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट एस जो है ना, ये डॉट प्रोडक्ट इधर नहीं है। ग्रेडियंट एस जो है वो हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है, और डाइवर्जेंस जो है चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये हमें स्केलर वैल्यू देता है, और कर्ल का आंसर भी क्या है, वेक्टर है। मतलब हमने डेल्टा को पहले स्केलर फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई किया, देन डॉट प्रोडक्ट के साथ, एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस क्या होती है ये भी आप लोगों ने तैयार नहीं करना, जस्ट इसको रीड आउट, इसकी स्टेटमेंट कर लेनी है। द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड फॉर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। बस ये आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, तो ये आप लोगों ने तैयार करनी है। डाइवर्जेंस पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, और जीरो कब होगी, और इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है। नेक्स्ट, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ये पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था। वी डॉट डी एस है, डाइवर्जेंस ऑफ वी डी वी बराबर किसके होते हैं, ये सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल के साथ रिलेट करता है बाय द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने तैयार करनी है, ये स्टेटमेंट पूरी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ये पूरी स्टेटमेंट लिखी, और पूछा जा सकता है कि ये किसकी तो गाजिस का जो है ना डाइवर्जेंस थ्योरम है, और नेक्स्ट स्टोक्स थ्योरम है, और ये सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल के साथ रिलेट करता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम की अभी आप लोगों ने स्टेटमेंट तैयार करनी है, और एंड पे इसका जो है ना ये रिलेशन, और ये लाइन इंटेग्रल, और इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, और ये किसके साथ रिलेट कर रहा है, सरफेस इंटेग्रल के साथ रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, हेलिडे राजनिक का पार्टिकल डायनेमिक्स। अब ये जो चैप्टर की डिवीजन है ना, ये इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस, सिलेबस के अंदर यही चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, और इसी के मुताबिक जो है ना वो आप लोगों के पास पेपर में से पूछा जाता है। अब ऐसा होता है कि डिफरेंट इलाकों में ये डिफरेंट जो एफिलिएशन होती है ना यूनिवर्सिटीज की, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो 180 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप लोगों ने अपने जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 सवाल इस तरह के होते हैं जो आप लोगों के बियॉन्ड सिलेबस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड पे जो है ना वो आप लोगों ने फाइनल में कोई ऐसा सब्जेक्ट चूनते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना, तो कोई एक आध सवाल ऑप्शनल में से आ जाता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े होते। जैसे कि कल मैंने पेपर डिस्कस किया तो कुछ क्वेश्चंस मुझे भी क्लियर नहीं हो रहे थे, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते होते हैं, तो इनके लिए भी मेंटली तौर पर तैयार रहिएगा। अच्छा, पार्टिकल डायनेमिक्स के अंदर क्या है, हमारे पास फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की हमें पता है कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो और फ्रिक्शन की एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने पढ़ लेनी है, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। ये आप लोगों की डिपेंडेंस तो आप लोगों ने किसी चीज की भी नहीं छोड़नी, ठीक है। तो आप लोगों ने डिपेंडेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। उसके बाद बाकी चीजों की सारी क्या करनी है, आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग करके उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। एक्चुअल में ये इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता, क्योंकि ये फोर्स भी इसका यूनिट जो न्यूट्रल होता है, सॉरी न्यूटन होता है, और जो नॉर्मल फोर्स है, ये दोनों फोर्स की रेशियो है ना, तो इस वजह से इनका कोई भी यूनिट नहीं होता। उसके बाद है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, और ये चीजें ये आप लोगों ने रीड आउट करके अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, और एफ एस मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, और एफ एस लेस देन होती है म्यू एस एन से। ठीक हो गया, बाकी ये भी तैयार नहीं करना। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये
इसकी स्टेटमेंट स्टैटिक फ्रिक्शन की और काइनेटिक फ्रिक्शन की, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की भी तैयार कर लेनी है, ठीक है। और जब बॉडी जस्ट स्टार्ट लेने लगती है तो फ्रिक्शन, मतलब इसको इन चीजों को ना, इसको आपने पूरा पूरा भी एक दफा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सबकी डेफिनेशन और सबकी वैल्यू आप लोगों ने इक्वेशन तैयार कर लेनी है, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि म्यू एस जो है स्टैटिक फ्रिक्शन डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक्ट कर रही है तो वो बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी रेस्ट पे है, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी की मूवमेंट के दौरान है, ठीक है। उसके बाद अगली फ्रिक्शंस की टाइप है, ये आप लोग पहले भी पढ़ के आए हैं 9th क्लास की बुक के अंदर। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक बेसिस ऑफ फ्रिक्शन, तो ये बस इसकी डिपेंडेंस पढ़ लीजिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन मैनी वेरिएबल सच एज, तो ये आप लोगों ने इसकी वो पढ़ लेनी है। और उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल भी दी गई है, वो भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होता है, वर्क डन फोर्स की वजह से 0 होता है, ये भी सारी बातें यहाँ पर लिखी है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर ये ना लिखा हुआ है कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन 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 सी सिचुएशन के अंदर कौन फ्राम कर रहा है, जैसे इन द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द मून। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है तो उसको कौन फ्राम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम के ऊपर फोर्सेस जो एक्ट करती हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसका जो है ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और हाँ जी, बस टाइम पीरियड तक का फार्मूला पता होना चाहिए। और देखिए कि टाइम पीरियड जो है सिंपल वो T/2 एल ओवर जी है, लेकिन यहाँ पर एल कॉस थीटा ओवर जी है। ये डिफरेंस है कॉनिकल पेंडुलम का और उसका, ठीक है। उसके बाद रोटर क्या होता है, रोटर की डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका भी जो है ना वो फाइनल रिलेशन V इज इक्वल टू जी आर ओवर म्यू एस, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको भी आप लोगों ने रीड करना है, कैलकुलेशन आप लोगों ने नहीं करनी। नेक्स्ट बैंक का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बैंक जो है ना, बैंक एंगल पे जो है रोड बनाए जाते हैं, उस एंगल की वैल्यू क्या है, टेन थीटा वी स्क्वायर इज ओवर आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये फाइनल रिलेशन आपने फाइंड करना है कि जो एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग, द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द कार। अच्छा, इसकी भी डिपेंडेंस आप लोगों को पता होनी चाहिए और इसकी भी स्पीड डिपेंडेंस आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कि टेन थीटा जो एंगल ऑफ बैंकिंग है वो वी स्क्वायर ओवर आर जी के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि कार गुजर रही है या बस गुजर रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो V है वो किसके ऊपर डिपेंड यहाँ पर कर रही है, और यहाँ पर भी जो है जो एंगल ऑफ बैंकिंग होता है वो मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो सिंपल सा है, इसको पढ़ने की ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉन कांस्टेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं, टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस की एग्जांपल कौन सी है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस की एग्जांपल कौन सी है, प्रोजेक्टाइल पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस की। तो ये सारी फोर्सेस की टाइप आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन डिपेंडेंट है, कौन सी वो वाली है, ठीक हो गया। उसके बाद ये कैलकुलेशन सारी आप लोगों ने छोड़ देनी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना ये V इज इक्वल टू एम जी बी ओवर, ये फाइनल रिलेशन किसी चीज का भी नहीं छोड़ना, ये आप लोगों ने कर लेना है। तो ये किसका है, द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द फ्रिक्शन एक्शन ऑफ ग्रेविटी, द इफेक्ट ऑफ ड्रैग फोर्स विल बी निग्लिजिबल, ठीक है। अगर ग्रेविटी की वजह से एक्ट कर रहा हो तो क्या वैल्यू होगी, ठीक है। और उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको भी जस्ट रीड आउट करना है, और लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉ को भी बस रीड आउट करना है, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। हाँ, लेकिन सूडो फोर्सेज और सेंट्रीफ्यूज वगैरह किस फोर्सेज की एग्जांपल है, और सूडो फोर्स क्या होती है, और इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। और कोरेलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अनदर एग्जांपल ऑफ सूडो फोर्स इज द कोरेलिस फोर्स, और ये कौन सी फोर्स होती है, ठीक है। और इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमने पहले भी पढ़ ली है, लेकिन एक तो भाई यहाँ पर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, सिंपल जो हम लोग एफएससी के अंदर पढ़ के आए हैं वही है कि जो वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अच्छा, यहाँ पर है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायमेंशन, और वर्क डन बाय ये एफ इज इक्वल टू के एस, स्प्रिंग कांस्टेंट की फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है स्प्रिंग फोर्स के अंदर, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है ना ये भी बस आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो उसको यहाँ से ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इस चैप्टर को बस यहाँ से आप स्टार्ट ना लें, ठीक हो गया। उसके बाद इसको भी आप लोगों ने तैयार नहीं करना, सारी कैलकुलेशन है, इसको भी रीड आउट नहीं करना। आगे वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा, इसकी स्टेटमेंट भी आप लोगों ने तैयार करनी है, और इसका फाइनल रिलेशन भी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के। और यहाँ पर पावर की वैल्यू दी हुई है, पावर किसके बराबर होती है, डीडब्ल्यू ओवर डी टी। अच्छा, पहले हम डेल्टा की लैंग्वेज में बात करते आए थे ना, यहाँ पर डेरिवेटिव की लैंग्वेज आ जाती है।
तो P जो है ना इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होती है, dW/dt। इसका यूनिट क्या है, वॉट, और पावर और फोर्स के दरमियान रिलेशन क्या है, P=F.V। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल कौन सी हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, इनकी एग्जांपल आप लोगों को पता होनी चाहिए। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव है। बस आप लोगों ने याद करनी, कैलकुलेशन इसकी भी नहीं करनी, ये भी कैलकुलेशन नहीं करनी। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, इसको एक दफा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम का जो फाइनल रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन हुज नेगेटिव डेरिवेटिव इज गिवन फोर्स। तो ये लाइन आप लोगों ने अच्छे से तैयार करनी है। तो जो लाइन मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ तो प्लीज उसको मत छोड़िएगा। ठीक है, उसके बाद द स्प्रिंग फोर्स है, वो भी जो है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। x=x0, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात आ जाती है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर जो है ना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें किसके बराबर होती हैं, ये भी आप लोगों ने फाइनल रिलेशन वेलोसिटी का यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है, और एसीएम का और सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर इंटरनल फोर्सेस नहीं है तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस है। तो ये लाइन भी आप लोगों ने तैयार अच्छे से करनी है। इफ देयर इज, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद है, ये चीज, ये, और ये, और ये बस आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद अगर एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद हैं तो हमारे पास क्या आता है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम सी एम एक्सेलरेशन पैदा करती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैनी पार्टिकल सिस्टम की हम बात करते हैं तो मैनी पार्टिकल के अंदर जो है ना हम समेशन लगा देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, और उसकी लेंथ गिवन हो, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मैसेज क्या होता है। अच्छा, हेमिस्फेयर का क्या होता है, और स्फेयर का क्या होता है। इसका ये 3/8 ए होता है। ठीक है, जो हेमिस्फेयर का जो मैस सेंटर है वो किस पे लाई करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है mdv/dt, ये है थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। तो थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट की जो है ना वो आप लोगों को पता होनी चाहिए किसके बराबर होती है, वी रिलेटिव। ये चीज जो है ना कि थ्रस्ट ऑफ रॉकेट की बराबर है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, mdv/dt माइनस एफ एक्सटर्नल। तो ये जो है ना ये आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। रॉकेट इक्वेशन किसके बराबर होती है, अब यहाँ पर जो है क्या चीज आप लोगों को, एम एफ, तो दिस इज द रॉकेट इक्वेशन। तो आप लोगों को इसकी ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो आंसर क्या होगा, और अगर ये 0 हो जाए रिलेटिव वेलोसिटी तो 1/0 इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगी। तो ये माइनस है ना, तो 1/infinity, तो ये 1 हो जाएगा, तो मैथ फाइनल मैथ क्या होगा, 0 होगा। तो बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल रिलेशन जो है ना वो आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट कोलिजन आ गई, इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन का फर्क, इम्पल्सिव फोर्सेस, इम्पल्स एंड मोमेंटम का रिलेशन पता होना चाहिए। इम्पल्स को हम जे से रिलेट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशन की सारी चीजें आप लोगों ने एफएससी के अंदर भी पढ़ी हुई है, वही चीजें हैं। ये देखें कि वी वन प्राइम की वैल्यू निकाली हुई है और वी टू प्राइम की, और 4 केसेस को स्टडी किया हुआ है। यहाँ पर एक जो नई चीज आती है वो इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताया हुआ है कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो फाइनल वेलोसिटी है वो एम वी इज इक्वल टू mv1 प्लस m2v2 के बराबर होती है। ठीक है, और टू डायमेंशनल कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है ना हमारे पास इक्वेशन आती है तो कौन कौन सी अननोन है और हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। नेक्स्ट रोटेशनल डायनामिक्स है, ये बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन भी बीएससी लेवल का भी जो है ना वो आ जाता होता है। तो आप लोगों को रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, रोटेशनल का इन सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड तैयार करना है। और ये भी आप लोगों को एस इज इक्वल टू 2/r, तो ये जो चीजें है ना ये कैलकुलेशन ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है, इसको इम्पोर्टेंट कंसीडर करना है। ठीक है, कि 1 रेडियन किसके बराबर है, 1 डिग्री किसके बराबर है, 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस, और 2 पाई रेडियन किसके बराबर है, अगर हाफ हो जाता है तो वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार लाजमी करना है। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, और ये सारी चीजें आप लोगों ने
तैयार कर लेनी है। और रोटेशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की नई फॉर्म बन जाएगी, ये करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। तो आप लोगों को पता है कि ए जो है वो आर अल्फा के बराबर होता है और बी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये किस चीज का दिया हुआ है, दो तरह के एंगुलर एक्सेलरेशन पे मुश्तमिल होता है, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये रोटेशनल काइनेमेटिक्स चैप्टर था, अब हमने रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ना है। तो रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर भी रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर मोमेंटम की सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये पहले भी हम पढ़ आए हैं, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में हमने फाइंड कर ली है रोटेशन के टर्म में, और यहाँ पर इनर्शिया इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये बिल्कुल है जो 5 चैप्टर के अंदर पढ़ा है वही है। लेकिन यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम की दूसरी फॉर्म ये नहीं, चाहे ना करें, एक ही उसकी स्टेटमेंट और डेफिनेशन कर लें। उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, और ये क्या फाइंड करने के लिए यूज होते हैं, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क। तो रोटेशनल एनर्जी यहाँ पर हर चीज का कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप लोगों को कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने तैयार की जरूर करना है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन अगर होगा तो उसका रोटेशनल इनर्शिया क्या होगा, और अगर डायमीटर के लॉन्ग होगा तो क्या होगा। तो ये फर्क है। जिस तरह से रोटेशन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बार, ये दोनों मैं ये अंडरलाइन भी कर देती हूँ इधर। ये ये दोनों देखेंगे डायमीटर क्या लॉन्ग है लेकिन है डिस्क का ही, लेकिन ये परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू है। इसी तरह से रोटेशनल इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड 1/12 ml² है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, ये और वैल्यू आती है, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। है दोनों रॉड का, लेकिन 1/3 ml² होता है, ठीक है। तो ये दोनों फर्क आप लोगों को पता होने चाहिए। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर एक्सिस, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू पाई। तो वैल्यू आप लोगों ने आखिरी वैल्यू और ये फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने तैयार करनी है इसमें से। इस तरह से रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड्स लगते हैं, लेकिन है क्या, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बार एंड पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक हो गया। उसके बाद सिलेंडर का है, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक चीज जीरो हो तो उसका किसके तौर पे जो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद ये कंबाइन करके दिया हुआ है। अच्छा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पावर किसके बराबर होती है, टाउ मेगा के बराबर होती है। तो ये भी रिलेशन है, आप लोगों ने तैयार करना है। कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन जब हम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी टोटल वो किसके बराबर होती है, और रोटेशनल और सेंटर ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। एंगुलर मोमेंटम के अंदर हमारे पास क्या डेफिनेशन है इसकी, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और नेक्स्ट जो है ना हमारे पास टॉर्क को दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, मतलब डीएल ओवर डी टी। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये आप लोगों ने तैयार करना है, ये लेक्चरशिप के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद स्पिनिंग टॉप, इसको भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। इसका फाइनल रिलेशन देख लीजिएगा कि ये किस चीज का रिलेशन है और किस चीज के लिए यूज होता है। ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, इसकी क्या वैल्यू है, फिजिकल टू जीएमएम ओवर आर स्क्वायर। तो इसका ये टी इज इक्वल टू के थीटा। तो ये क्या है, ट्विस्ट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थ्रू द विच द फाइबर इज ट्विस्ट द रिस्टोरिंग टॉर्क। तो टार्क रिस्टोरिंग टॉर्क टॉ इज इक्वल टू के थीटा के बराबर है, और के की वैल्यू भी आगे दी है 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। तो जी किसके बराबर है, के थीटा आर स्क्वायर। तो इसलिए वैल्यू आप लोगों को जी की पता होनी चाहिए, ये रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है। मैस एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, अच्छा डेंसिटी ऑफ द अर्थ आप लोगों ने जरूर कैलकुलेट करनी है। अच्छा, मैस ऑफ अर्थ किसके बराबर है, जी आर स्क्वायर ओवर जी। तो ये रिलेशन भी आप लोगों के पास पेपर में आया हुआ था कि रेशियो ऑफ कैप स्मॉल जी ओवर कैपिटल जी किसके बराबर है, एम ई ओवर आर स्क्वायर। और मैस ऑफ अर्थ कितना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जी की वैल्यू और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर अर्थ की डेंसिटी कैलकुलेट की हुई है, ये आप लोगों ने एज इट इज याद करनी है, ये पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो यहाँ पर ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ई डेंसिटी ऑफ अर्थ की वैल्यू, और ये आप लोगों ने दोनों यूनिट्स के अंदर तैयार कर लेनी है, सेंटीमीटर के अंदर भी और किलोग्राम पर मीटर
क्यूब के अंदर भी और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ के करीब ग्रेविटी की वैल्यू G इज इक्वल टू GME ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, द अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, द अर्थ इज नॉट स्फीयर, तो ये अर्थ की प्रॉपर्टीज हैं, ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। और जी नॉट माइनस वेयर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द अबाउट इट्स ओन एक्सिस, टी इज इक्वल टू 1 day, hence the measured value of acceleration due to gravity on the equator of the rotating earth is less than G by G एस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोल्स पे वैल्यू मैक्सिमम होती है और अर्थ के जो इक्वेटर है उसके ऊपर वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, इसको आपने नहीं छोड़ना। ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, तो अच्छा अगर कोई पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो उसके ऊपर तो वैल्यू G इज इक्वल टू एम ओवर आर के रेक्ट करती है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल इनसाइड फोर्स ऑन एन इंटीरियर पार्टिकल, तो सेंटर ऑफ अर्थ के करीब अगर कोई पार्टिकल एक्ट कर रहा है तो उसे है यूनिफॉर्म। इसका लास्ट जो लाइन है ना, ये मैं फिर अंडरलाइन कर देती हूँ, ये आप लोगों ने A uniform spherical shell of matter exert no gravitational force on a particle located inside it। तो ये लाइन आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी आप लोगों ने तैयार करना है। यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम और आर स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी आर के बराबर होता है। अच्छा ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, अगर हमारे पास रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब वैल्यू कोई भी लेस नेगेटिव होती जाती है तो उस सूरत में वैल्यू इंक्रीज करती है बजाय डिक्रीज करने के। ठीक है, तो ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन रेडियस के इंक्रीज करने से ये वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। और काइनेटिक एनर्जी भी है पोटेंशियल, और यहाँ पर escape वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है और ये किसके बराबर होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये अपने एफएस में भी पड़ी थी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम, तो ये भी जो है करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, वी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम ओवर आर। और उसके बाद केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की सारों की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, और ये इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। केप्लर्स लॉ आप लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल से तैयार करने हैं। और ये देखें एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 L ओवर एम, तो एरियल वेलोसिटी जो है ना वो किसके साथ कनेक्टेड है, लेंथ एंगुलर मोमेंटम के साथ है। एंड द मास ऑफ द प्लैनेट्स आर कांस्टेंट, अगर ये दोनों कांस्टेंट होंगे, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एल के ऊपर और एम के ऊपर। केप्लर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो इसका जो है ना वो इफेक्ट भी आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद ये रिलेशन आ जाता है कि हमारे पास ऑर्बिट की जो शेप क्या होगी, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद है एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है 1/2 जी एम ओवर आर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ये सारी वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो तैयार करनी है लाजमी। ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंसंट्रेशन इन पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, लेकिन ये इस तरह से हमारे पास जो है ना वो रिलेट करते हैं। और इनवर्स आर के साथ जो है ना वो इनवर्स के साथ रिलेशन है एनर्जी का, कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है दोनों स्मॉल आर के साथ। ये देखें ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है और ये काइनेटिक एनर्जी वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए और अच्छे तरीके से आप लोगों को इसको तैयार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, क्या होती है, फ्लूइड को रेस्ट के ऊपर स्टडी करना क्या कहलाता है, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसकी जो है ना डेंसिटी, प्रेशर, ये सिंपल वैल्यूज हैं, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो ये प्रेशर का जो चेंज है ये देख लेना है, एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा इसको और फाइनल रिलेशन भी तैयार कर लीजिएगा। अच्छा वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, इसका फाइनल रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी डेंसिटी ऑफ द और पी नॉट और वाई। तो ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है कि जो हाइट के साथ है वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर और एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। जो प्रेशर है हाइट के साथ किस तरह से चेंज होता है, एक्सपोनेंशियली, क्योंकि ई की पावर माइनस वाई है और वाई हमारे पास क्या है, हाइट। और उसके बाद सरफेस टेंशन है, व्हाट इज सरफेस टेंशन, व्हाट इज इट्स फार्मूला, हाउ सरफेस टेंशन इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरफेस टेंशन जो है ना किस किस चीज तरीके से इंक्रीज की जा सकती है और किस किस तरीके से कम की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गैमा इज इक्वल टू एफ ओवर 2L। हाँ जी, तो ये सरफेस टेंशन की यहाँ पर डिपेंडेंस आप लोगों को पता होनी चाहिए और ये किस किस तरह से वेरी करती है। ये देखिए डेंसिटी ऑफ द स्टील इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डेंसिटी की बात भी बताई हुई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसको आपने अच्छे से रीड करना है, इसमें जितने एमसीक्यूज हैं आप लोगों ने तैयार करने हैं। यहाँ पर एक तो ये है कि ये स्टील की डेंसिटी ज्यादा होती है, और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम सरफ ऐड कर देते हैं या डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं किसी भी
लिक्विड के अंदर, तो उसकी जो है ना वो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, और उसकी रीजन क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला चेंज कर दिया कि गैमा इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर डेल्टा ए। तो इसके दो फार्मूलाज हैं, एक तो जो सिंपल गैमा इज इक्वल टू एफ ओवर एल है, एंड सेकंड इज द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज आल्सो डिफाइंड एज द सरफेस टेंशन। ठीक हो गया। उसके बाद स्पेशल रिलेटिविटी, तो जैसे हम लोग बेटा पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 19 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, इस तरह से चैप्टर नंबर 21 है, इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया गया है। तो इसके अंदर जो है ना वो रिलेटिविटी ऑफ टाइम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था पहले। तो टाइम भी जो है ना वो डेल्टा टी ओवर टी नॉट, इसका भी फाइनल रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। और किसके बराबर होता है, एल, ये एल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। और उसके बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को एक एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से करनी है, इसको इग्नोर नहीं करना कि इसमें किस तरह से जो है ना वो फार्मूलाज वेरी कर रहे हैं, और इसकी क्या जो है ना वो फाइनल हमारे पास आती है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। तो 1 - v² ओवर सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, गैमा के बराबर होता है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। और गैमा हमारे पास क्या है, लॉरेंट्स कांस्टेंट है। और वाई प्राइम, और अगर मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो हमारे पास एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। और ये किस तरह से वेरी कर रहा है, ये सारा आप लोगों ने तैयार करना है। और टी प्राइम भी, टी की वैल्यू, टाइम भी रिलेटिव है और एक्स भी एक्सिस भी रिलेटिव है, ठीक है। और उसके बाद ये चेंज दिया हुआ है कंसिक्वेंस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, साइमल्टेनियसली क्या होती है, टाइम डायलेशन क्या होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होती है, और क्या चीज़ इंक्रीज करती है और क्या चीज़ डिक्रीज करती है। लेंथ डिक्रीज करती है, टाइम जो है ना वो इंक्रीज करता है, और मैथ भी क्या है, डिक्रीज करता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम किसके बराबर है, एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी। और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या है। और यहाँ पर एक और रिलेशन आता है हमारे पास, अच्छा मैस की वैल्यू, रेस्ट मैस वैल्यू क्या होती है, रिलेटिविस्टिक मैस किसके बराबर होता है। और जब स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो मतलब जीरो हो जाती है वी, तो हमारे पास मैस किसके बराबर हो जाता है, रेस्ट मैस के। ये भी आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद ये रिलेशन आप लोगों ने सारा तैयार नहीं करना, इसका जो सिर्फ फाइनल आप लोगों को पता होना चाहिए, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र के बराबर होता है। और इसके अलावा एक ये रिलेशन है, ई स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र सी स्क्र प्लस एम नॉट स्क्र सी फोर। तो ये जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन है। तो यहाँ तक थी मैकेनिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन में आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, और बाकी एफएससी को भी साथ साथ लेके चलते रहें। जो जो चीज़ आपकी अच्छे से कवर नहीं है उसको ये मैकेनिक्स के और जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उनके दिनों में कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।